चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आर्द्रता एवं वर्षण के बारे में। तो देखिए इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे हल करेंगे और जो ओवरव्यू है इससे संबंधित वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें आर्द्रता और वर्षण की तो उसके पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे किसी निश्चित ताप पर वायु के निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की जो क्षमता है उसको वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, यानी कि कैपेसिटी कहते हैं। और वायुमंडल के किसी भाग में स्थित जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। इसके अलावा वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप यानी जल वाष्प को ही वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। विश्व में औसत वार्षिक मात्रा जो है लगभग 98 सेंटीमीटर होती है और विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है उसमें काफ़ी अधिक वर्षा देखने को मिलती है, जो कि विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है उसके आसपास। इसके अलावा वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प है उसकी मात्रा को जो है आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प यानी आर्द्रता का अनुपात कम ही यानी 0 से लेकर 4% तक है। फिर भी किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु पर इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। जल जो है वायुमंडल में तीनों रूपों में उपस्थित है, यानी ठोस, द्रव, गैस में उपस्थित है। यह जल जो है वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में भी रह सकता है। इसके अलावा आर्द्रता हेतु परिस्थितियों की अगर बात करें तो जिस स्थान पर तापमान जितना अधिक होगा वहाँ की वायु आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति जो है उतनी ही अधिक यहाँ देखने को मिलती है। तापमान कम होने पर हवा की नमी सोखने की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए विषुवत रेखीय हवाओं में आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति जो है उच्च अक्षांशों वाली हवाओं से अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार अगर देखें तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आर्द्रता तेजी से कम होने लगती है। वायुमंडल की आर्द्रता का स्थानांतरण अक्षांशीय पट्टियों के बीच होता है। दोनों गोलार्ध में हमको 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है बीच में वर्षण की तुलना में वाष्पन अधिक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वाष्पीकरण। तो जब कोई द्रव्य पदार्थ की किसी तापमान पर गैस में परिवर्तित होने लगता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। फिर संगलन क्या होता है? यह जो है ठोस पदार्थ के द्रव में बदलने की स्थिति है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के तापमान में कोई बदलाव नहीं होता। फिर संघनन की अगर बात करें, संघनन का आशय वायु की संतृप्त अवस्था से है, अर्थात जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है अर्थात वह संतृप्त हो जाती है तो संघनन शुरू हो जाता है, यानी बादलों का निर्माण हो जाता है। यह एक प्रकार से जलवाष्प के तरल में बदलने की प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अलावा बादलों के प्रकार देखें तो बादलों के प्रकार का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, उनके आकार, उनके रंग, प्रकाश को परिवर्तित करने की जो उनकी क्षमता है उसके आधार पर किया जाता है। ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो उच्च मेघ कहलाते हैं, एक मध्य मेघ और निम्न मेघ। उच्च मेघ की जो ऊंचाई है वो अगर देखें तो 5 से 14 किलोमीटर, मध्य मेघ में 2 से 7 किलोमीटर और निम्न मेघ में 2 किलोमीटर से नीचे। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जैसे उच्च मेघ की बात करते हैं तो 5 से 14 किलोमीटर ये देखने को मिलते हैं और इसमें 3 प्रकार देखने को मिलते हैं सब कैटेगरी में। एक तो होते हैं पक्षाभ मेघ और एक तो होता है पक्षाभ स्तरीय मेघ, एक होता है पक्षाभ कपासी मेघ। तो ये तीनों चीज़ हमको देखने को मिलती है। इन मेघों की रचना जो है हिमकणों से होती है, इसलिए ये जो है पंखनुमा होते हैं। पृथ्वी पर ये जो है बहुत कोमल और सफ़ेद रेशम की तरह दिखाई देते हैं। जब ये आकाश में अव्यवस्थित तरीके से फैले होते हैं तब इन्हें साफ मौसम का प्रतीक माना जाता है। इसके ठीक विपरीत यदि ये व्यवस्थित तरीके से फैले हो और इनका रंग भी साफ ना हो तो मौसम में गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। पक्षावस्तरी मेघ में ये जो मेघ है देखने में सफ़ेद पतले जैसे दिखाई देते हैं, इसके कारण आकाश का रंग दूधिया हो जाता है। इन मेघों के फैलने से जो है सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। सामान्यतः ये आने वाले तूफान की सूचना होती है। इसके अलावा तीसरे प्रकार जो मेघ है जिसे पक्षाभ कपासी मेघ बोला जाता है, ये छोटे बादल जो है छोटे छोटे गोलाकार ढेरों के रूप में पाए जाते हैं। इनकी कोई छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पर मेन जो कैटेगरी है मध्य मेघ कहलाते हैं, जो कि 2 से 7 किलोमीटर तक फैले होते हैं, जिसके अंतर्गत 2 कैटेगरी मध्य स्तरीय मेघ और मध्य कपासी मेघ। तो मध्य स्तरीय मेघ के अंतर्गत अगर देखें तो ये आकाश में भूरे तथा नीले रंग के होते हैं, जो कि मोटी परतों के रूप में फैले होते हैं। जब ये बहुत घने हो जाते हैं तब सूर्य और चंद्रमा तक जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देते। साधारणतः इनसे दूर दूर तक और जो है लगातार बारिश होते रहती है। दूसरा जो प्रकार इसके अंतर्गत मध्य कपासी मेघ, इनका रंग भूरा और श्वेत होता है और ये पंक्तिबद्ध और लहरों के रूप में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार बात करें मेन कैटेगरी में निम्न मेघ, जो 2 किलोमीटर से के अंतर्गत देखने मिलते हैं औसत ऊंचाई में। ठीक है, और ये निम्न मेघ कहलाते हैं। और 3 प्रकार स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय मेघ और वर्षा स्तरीय मेघ। तो इनमें से वर्षा स्तरीय मेघों से लगातार जल वृष्टि हिमवृष्टि होते रहती है। ये बहुत
सघन और काले रंग के होते हैं, जिनसे धरती पर अंधेरा तक छा जाता है। तो 3 मेघ हमने देखे। अब बात कर लेते हैं इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस की, जो कि पिछले ईयर्स में आए हुए भी और कुछ मॉडल आंसर भी। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10, सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, देखिए निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? तो इसे क्या बोला जाता है? इसे वाष्पीकरण बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वायु की जो है वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो हमने देखे था ये क्या कहलाता है? निरपेक्ष आर्द्रता इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रमुख रूप से संवहनी वर्षा होती है? तो संवहनी वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश वाले जो क्षेत्र है उसमें आपको क्या देखने को मिलती है? उसमें आपको संवहनी वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? तो वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? पर्वतीय वर्षा। तो देखिए वृष्टि छाया क्या होती है? जैसे अगर यहाँ से मानसून आए हैं और यहाँ जो है हवाएं टकराकर पर्वतों से यहाँ वर्षा करा देती है, पीछे वाला क्षेत्र जो है वर्षा से वंचित रह जाता है। तो जो वर्षा से वंचित रहा वाला क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? वृष्टि छाया प्रदेश बोलेंगे। तो ये किससे संबंधित है? पर्वतीय वर्षा से संबंधित है, यानी सी नंबर का राइट आंसर होगा। संघनन होने के लिए आवश्यक दशा क्या होती है? तो आवश्यक दशा क्या होती है? ताप में कमी होना। ताप में कमी होना यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। पाला बनने के लिए आवश्यक होता है, तो पाला बनने के लिए क्या होता है? असमान मेघ आसमान जो है आसमान मेघ रहित होना चाहिए। तो इससे क्या होता है? इससे पाला बनता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को यहाँ अपने को सिलेक्ट करना है। तड़ित झंझा तीव्र स्थानीय तूफान है, बिल्कुल सही है। कोहरा एक प्रकार का बादल है, ये भी बिल्कुल सही है। कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन जब हमारे सही हैं तो असत्य तो कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आप तीनों के बारे में यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। देखिए कोहरा के बारे में देख सकते हैं, तड़ित झंझा, कुहासा, धुंध के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आर्द्रता परिणाम होती है। आर्द्रता किसका परिणाम होती है? देखिए यहाँ देख सकते हैं आर्द्रता जो है ना तो वाष्पीकरण का परिणाम होती है, ना तो वाष्पोत्सर्जन का, ना ही ऊष्मा की उपस्थिति का। तो ये होती है हवा में नमी की उपस्थिति का। बिल्कुल सही, डी नंबर का राइट आंसर होगा। बादल परिणाम होते हैं। बादल किसका परिणाम होते हैं? जो कि हमने पहले देख चुके हैं, संघनन का परिणाम होते हैं। बादल संघनन का परिणाम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये देखिए वर्षा स्तरीय, इसके लिए जो है बादल जो है अत्यधिक मतलब जो है वर्षा स्तरीय जो बादल है वो तीव्र वर्षा के लिए काफ़ी उत्तरदायी होते हैं। निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं, देखिए वर्षण जो है ठोस या द्रव रूप में हो सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। संवहनी प्रकार की जो वर्षा है लंबे समय के लिए होती है, बिल्कुल गलत। ये जो है दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है, नहीं केवल एक सही है। और यहाँ हम देख भी लेते हैं, देखिए जो संवहनी मतलब गर्म हवा हल्की होकर संवहनी धाराओं के रूप में यहाँ देखते हैं ऊपर उठकर
ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है तो तापमान घटने के कारण ठंडी हो जाती है और फलस्वरूप जो है संघनन की क्रिया के उपरांत कपासी जो मेघ है उसका निर्माण होता है और इससे जो है अल्पकाल के लिए बिजली कड़कने तथा गरज के साथ मूसलाधार वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पवन मुखी जो ढाल है उस पर अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। किसके संबंध में? पर्वतीय वर्षा के संबंध में, बिल्कुल सही है। फिर पर्वतीय वर्षा जो होती है इसके अंतर्गत वर्षा का प्रतिलोमन एक प्रमुख घटना है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही है, 1 और 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जलवायु और भूगोल विषय से संबंधित जो तथ्य है उस पर विचार करना है। और जो है देखिए गर्जन और मेघ इनमें से किस किस तथ्य के कारण हो सकते हैं, तो ये जो है हमको बताना है। तो देखिए यहाँ संगणन जो है, संगणन सही है, मतलब गर्जन मेघ इनमें से जो है संगणन के कारण भी होता है। ठीक है, उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण भी होता है। इसके अलावा पर्वत विज्ञान के कारण यहाँ नहीं होता, ऊर्ध्वाधर जो हवा है इसके कारण। तो हमारा देखिए 1 2 4 ये 3 ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर गलत है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा हम देख सकते हैं, देखिए चक्रवातीय जो वर्षा है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए शीतोष्ण क्षेत्रों में वर्षा का जो यह प्रकार है विस्तृत रूप में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही। उष्ण वातावरण की स्थिति में चक्रवातीय वर्षा नहीं होती, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन बस सही है, यानी कि केवल एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है, तुषार जो एक प्रकार से जो फसल को नष्ट करता है, इसमें देखिए फसलों के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये जो है ज़्यादा तो नहीं होता परंतु यहाँ पे होता है, तो ये गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पे कोहरे का निर्माण करने वाले जल कणों का व्यास वर्षा के बूंदों के व्यास से कम होता है, तो ये देखिए बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पहला ऑप्शन ये गलत होगा। तो ये देख भी सकते हैं हम, देखिए वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल बूंदों में परिवर्तित होने के स्थान पर बर्फ कणों के रूप में बदल जाने की जो प्रक्रिया है उसको तुषार या पाला कहा जाता है। यह फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और ये हम देख सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए सही कथन का चुनाव करना, वायुमंडल में संघनन की जो प्रक्रिया है अनवरत चलते रहती है, तो बिल्कुल सही है। ध्रुवों की ओर बादलों की ऊंचाइयाँ जो है कम होती जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही, यानी कि 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, यानी कि पहला देखिए मेघ निर्माण गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने से होता है, बिल्कुल सही। औसत ऊंचाई के आधार पर मेघों को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये भी हमने तीनों देखे थे। तो देखिए 1 और 2 दोनों सही, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। सामान्यतः तूफान आने के जो होते हैं, आने के लक्षण वाले जो बादल है वो कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए तूफान आने के लक्षण वाले जो बादल है वो क्या कहे जाते हैं, पक्षाव स्तरीय मेघ इनको कहा जाता है। और यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में जो है जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिमकणों के समूह को बादल कहा जाता है। पतले सफ़ेद चादर जैसे कि मेघ जो कि संपूर्ण आकाश को घेरते हैं, अर्थात बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले मेघ जो है पक्षाव स्तरीय मेघ कहलाते हैं। इनके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का जो है निर्माण होता है। सामान्यतः ये बादल आने वाले तूफान के लक्षण हैं और चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाव मेघों के तुरंत बाद यहाँ पे जो है यही मेघ यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं तथा इस प्रकार ये जो है ये भी निकट भविष्य में जो है चक्रवात के आगमन के संकेत माने जाते हैं। निम्न में से कौन जो है वर्षा के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ देखिए संवहनी वर्षा का प्रकार है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती, जबकि अर्ध चक्रवाती वर्षा का कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं 3 प्रकार की वर्षा है। और संवहनी वर्षा मुख्य रूप से विषुवतीय रेखीय जो प्रदेश है उसमें नियमित रूप से दोपहर के कुछ समय बाद होती है। ऐसे क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, साथ ही समुद्र का जल तेजी से वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर उठने लगता है, ऊपर जाने लगता है। यह क्रिया संवहन कहलाती है और इस संवहन की क्रिया से संवहनी वर्षा होती है। फिर पर्वतीय वर्षा जो है विश्व में सर्वाधिक होती है, जिसमें वाष्प से भरी वायु को पर्वत के सहारे ऊपर उठकर ठंडा होना पड़ता है। इसे धरातलीय वर्षा भी कहा जाता है। चक्रवाती वर्षा ठंडे प्रदेशों में होती है। इसमें चक्रवातों से वर्षा होती है और चक्रवातों में वायु केंद्र की ओर तेजी से बढ़ती है और ऊपर उठने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए
संसार में वर्षा के वितरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन को देखना है। तो देखिए स्थलीय जो भाग है उसकी अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त में 25 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूर्वी तट पर जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। तो दोनों ऑप्शन सही, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए किसी भी क्षेत्र की अक्षांश स्थिति उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है वर्षा के वितरण में कमी आती जाती है। भूमध्य रेखा रेखीय क्षेत्र अधिक ताप प्राप्ति के कारण अधिक वर्षा जो है प्राप्त करते हैं, और इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप की कम जो प्राप्ति उसके कारण वर्षा बहुत कम होती है। जल व स्थल की स्थिति के अनुसार पवनों का जो है स्वरूप निर्धारित होता है। इन दोनों स्थिति के कारण जो है इन दोनों स्थिति के अनुसार ही जलीय व स्थलीय पवनें चलती है। जिन क्षेत्रों में जलीय पवनें चलती है वहाँ वर्षा की प्राप्ति अधिक होती है, जबकि स्थलीय पवनें प्राय शुष्क होती है। नेक्स्ट है, हम देखें यहाँ पे तो महाद्वीपों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। तो महाद्वीपों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण कहाँ पे होता है? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आपको सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण देखने को मिलता है। तो देखिए जल के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण की मात्रा विशेष रूप से वायु के तापमान, गति तथा शुष्कता पर निर्भर करती है। अधिक तापमान वाली शुष्क वायु में वाष्प ग्रहण करने की अधिक क्षमता होने के कारण अधिक वाष्पीकरण होता है। यही कारण है कि 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विषुवतीय जलवायु वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। ओला किसका उदाहरण होता है, या ओला होता है, कैसा होता है? ओला होता है ठोस होता है बर्फ के रूप में, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, देखे भी होंगे आपने। तो आकाश में पानी की जो बूंदें अत्यधिक ऊंचाई में जम कर ठोस बन जाती है। इससे इनका आकार छोटे छोटे हिमकण के रूप में होता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को वर्षा के समय जो गिरते हैं इनको ओला बोला जाता है। ठीक है, बादलों के जल कण आपस में मिलकर बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं और भारी हो जाते हैं। भारी होने के कारण ये हवा में उड़ नहीं पाते। यही जलकण जो है वर्षा के रूप में बरसने लगते हैं, तो इन्हें वर्षा कहा जाता है। यहाँ देखिए मिलाना है यहाँ पे जोड़ी जो है वर्षा की पेटी और अक्षांशीय विस्तार के अनुसार। तो यहाँ देखिए आपको पूरा जो क्रम है सही जमा हुआ है, यानी कि विषुवत रेखीय वर्षा पेटी आपको भूमध्य रेखा से 10 डिग्री अक्षांश तक देखने मिलेगी। व्यापारिक पवनों की जो पेटी है वो 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी 20 डिग्री अक्षांश में देखने मिलेगी। उपोष्ण कटिबंधी आपको देखने मिलेगी, दोनों अक्षांश की बात की जा रही है यहाँ पे, 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक। और यहाँ देखिए भूमध्य सागरीय पेटी आपको देखने मिलेगी 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। तो यहाँ देखिए ये जो है सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 क्रमशः सही जमे हुए हैं। वर्षा के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहले सही देख लेते हैं। देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती, बिल्कुल सही है। स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। संसार में वर्षा का वितरण जो है एक समान है, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो असत्य कथन कौन सा हुआ? कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारे कंप्लीट रूप से यहाँ देखें हमने जो है वर्षा आर्द्रता, मतलब जो वर्षा है आर्द्रता उसके संबंध में हमने कुछ चीज़ें देखें, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्ले स्टोर में जाकर सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन जो एंड्रॉयड ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारे टॉपिक जो है सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद का जो टॉपिक है हम जो है नेक्स्ट क्लास में आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत से ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर है, जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा, और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ?
हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा। स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।